पटना में आरजेडी की आत्म मंथन बैठक भी आज है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल आज बैठक करने जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी और आपको बता दें कि इससे पहले ही टकराव की स्थिति आ गई कांग्रेस और आरजेडी में। करारी हार के कारणों पर मंथन तो होगा, लेकिन चुनावी परिणामों की समीक्षा के तहत कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह हार आरजेडी की वजह से हुई है। अब देखना होगा कि बैठक में क्या कहा जाता है, आगे की रणनीति क्या होती। और वहीं दूसरी ओर चुनाव नतीजों पर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तेजस्वी की मनमानी के चलते मिली करारी हार। वोट चोरी मुद्दे को सही से नहीं भुना पाए कांग्रेस का दावा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां अब अनबन देखने को मिल रही है चुनाव नतीजों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच। और कहा जा रहा है कई मुद्दों को सही से नहीं उठाया गया। हार पर कांग्रेस के मंथन में क्या निकलकर सामने आया? सूत्रों के हवाले से जानकारी। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को खराब सीटें दी गई। सीट बंटवारे में आरजेडी ने जमकर अपनी मनमानी की है। तेजस्वी को महागठबंधन का नेता और सीएम फेस घोषित किया गया। नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं पाए तेजस्वी यादव। पांचवी बात, मुकेश सहनी को डिप्यूटी सीएम घोषित करने से मुस्लिम नाराज हुए। मुस्लिमों की नाराजगी की फायदा जेडीयू और एआईएमआईएम को मिला। तेजस्वी यादव ने ममता की तर्ज पर नहीं उठाया वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से भुनाना चाहिए था। आखिरी वक्त में घोषणाएं करने का फायदा भी नहीं हुआ। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत, पहले भी कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरीके की बातें और दलों की तरफ से, एनडीए की तरफ से उठाई गई थी। और अब जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, साफ है कि शुरू से ही मैनेजमेंट नहीं बैठा था। जी प्रगति, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के ओर इल्जाम लग रहे थे कि वो 61 सीटें लड़ी और महज 6 सीटें जीती, राहुल गांधी ने उतना कैंपेन नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस की जो रणनीतिकार उन्होंने पलटवार किया। उनका कहना है कि 61 सीटें जरूर कांग्रेस लड़ी, लेकिन उसमें 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुआ और 23 सीटें तकरीबन ऐसी थी जो कभी भी आरजेडी और कांग्रेस पिछले कई सालों से नहीं जीते। उसमें 15 सीटें और ऐसी थी जो पिछले कई सालों में सिर्फ एक बार आरजेडी या कांग्रेस जीते। यानी कांग्रेस को लड़ने के लिए 14 सीटें ठीक ठाक मिली, जिसमें वो 6 सीटें जीती। तो सीट बंटवारे में आरजेडी ने मनमानी करी। आरजेडी से तेजस्वी को ही सीएम बनना था सरकार बनने पर, लेकिन उसके बावजूद वो सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग करते रहे, जिसके चलते मुकेश सहनी को कैंडिडेट भी घोषित करना पड़ा डिप्टी सीएम का, जिससे मुस्लिम समुदाय में, सवर्णों में, दलितों में गलत संदेश गया कि कम वोट प्रतिशत वाली जाति के डिप्टी सीएम को आपने घोषित कर दिया और मुस्लिमों को, दलितों को, सवर्णों को छोड़ दिया। तो ऐसे तमाम आरोपों की लंबी फहरिस्त कांग्रेस ने तैयार की। हालांकि एक बात पर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति है कि एसआईआर के मुद्दे पर गड़बड़ियां हुई हैं, वोट चोरी हुई है। इसको लेकर के दोनों दल और खासकर कांग्रेस रामलीला मैदान में दिसंबर के पहले हफ्ते में एक बड़ी रैली करेगी, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार में घमासान तेज हो गया है। लालू की 3 और बेटियां भी अब सामने आ गई हैं, दिल्ली पहुंच गई हैं। रोहिणी के बयान के बाद बहनों ने घर छोड़ दिया है। राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा यादव दिल्ली पहुंच गई हैं घर छोड़कर। मीसा भारती के घर पहुंची हैं तीनों बहनें। और रोहिणी आचार्य ने मीडिया से आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम उसका। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। तो दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते वक्त दर्द छलक उठा। रोहिणी आचार्य को आप सुन रहे थे। लालू यादव की बेटी ने, रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दुख व्यक्त किया। चप्पल कांड पर
रोहिणी का दर्द सामने आया, पहला पोस्ट और दूसरा पोस्ट, क्योंकि 2 पोस्ट अब तक सामने आ चुके हैं। पहला पोस्ट, मुझे गालियां दी गई, उन्होंने कहा एक बेटी बहन को जलील किया गया। दूसरे पोस्ट में ये बात उनकी तरफ से लिखी गई, पिता को गंदी किडनी लगवाई और मारने के लिए चप्पल उठाया गया, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि मारपीट का आरोप लगाया, किडनी के बदले करोड़ों रुपए लिए। पहले पोस्ट में ये बातें उनकी तरफ से, और दूसरे पोस्ट में आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी, ये बात साफ लिखी। पहले पोस्ट में अपना घर परिवार देखें महिलाएं, ये बात उनकी तरफ से लिखी गई। फिर रोते हुए माता पिता बहनों को छोड़ा, ये दर्द भी उन्होंने बताया। भूल कर भी मायके से मतलब न रखें, ये पहले पोस्ट में उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। मेरा मायका छुड़वाया गया, ये आरोप दूसरे पोस्ट में लगाया गया। भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, ये पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, और दूसरे पोस्ट में महिलाएं मेरे रास्ते कभी ना चले, अपने दर्द को बयां करते हुए उन्होंने ये बात लिखी। हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें, ये इशारा उनकी तरफ से किया गया, और किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो, ये दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है। तो रोहिणी आचार्य के हमने सभी पोस्ट आपको दिखाया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरा खुलकर बता दिया कि हुआ क्या। रोहिणी आचार्य के अपमान से तेज प्रताप यादव भी बहुत नाराज हैं, उनके भाई नाराज हैं। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप ने कहा। बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। जयचंदों को जनता जमीन में गाड़ देगी, एक बार फिर से यही दोहराया है। और लालू परिवार में जयचंद, ये जयचंद कौन है लालू परिवार में, ये बार बार तेज प्रताप इशारा कर रहे हैं। तेज प्रताप ने क्या कहा आपको बताते हैं। घटना ने दिल को झकझोर दिया है, मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, अब तक बहन के अपमान से आहत हूं। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि फेरी है, पिता और सियासी गुरु से आग्रह है, जयचंदों को सबक सिखाएंगे। लड़ाई परिवार के सम्मान की है, बेटी की गरिमा और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, तो ये भी कहा गया। और रोहिणी के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और रोहिणी के मामा साधु यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बेटी के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। अभी हम कैसे बताएंगे, हम तो है ही नहीं, हम तो बहुत दिन हो गया, 14 साल 15 साल हो गया, तो हम नहीं है, इसलिए हम कोई दूसरा बात नहीं बोल सकते हैं। आप जितना बात बोले हैं उस बात में यही है कि उसको पूरा अधिकार है। उसके घर में कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसको निकालने का अधिकार उसको है, हटाने का अधिकार है, सब कुछ है उसको पावर। उसने जो भी बात बोली है वो सही बात बोली है। रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी का पोस्ट, अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी को ना चुनकर जनता ने जंगल रात से बचाया। आरजेडी परिवार में बहू बेटियों को चप्पल से पीटा जाता है, अगर ये लोग सत्ता में आ जाते तो क्या सलूक करते। एक वीडियो भी शेयर किया गया और ये बातें लिखी गई हैं। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा। ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया, और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, जहां हार पर मंथन होना चाहिए आरजेडी के भीतर कि इतनी करारी हार क्यों हुई, वहां पर इतना बदसूरत चेहरा पारिवारिक तौर पर सामने आ रहा है। बहू इल्जाम लगा रही हैं, बेटी इल्जाम लगा रही हैं, 2 बेटियां और दिल्ली पहुंच गई हैं। ये रार खुलकर सामने आ गई है, पारिवारिक कलह। आज आरजेडी की बैठक होनी है, क्या इस पर कोई बोलेगा? क्या आलाकमान तक इस पूरे मामले पर अगर बात पहुंची है तो कोई कुछ बोलेगा? निधि, सियासत में अच्छे रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन रिश्तों में सियासत अच्छी नहीं लगती है। तो इस परिवार में अब किसी पर किसी को कोई भरोसा ही नहीं है। आप अभी जो सुना रही थी इससे पहले ऐश्वर्या राय की बाइट
उसके बाद आपने वो सुनाया जो रोहिणी आचार्य ने कहा है, और उसके बाद तेज प्रताप यादव जो कुछ भी कह रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो किसी को किसी पर कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने बीच में एक बार ये ज़रूर कहा था कि नहीं, रोहिणी आचार्य से सब कुछ ठीक है। संजय यादव खुद कैमरे के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, रोहिणी दीदी से सब अच्छी बातचीत है, ये चुनाव से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव में हार होती है, हार के बाद जब इस पर में पूछा जाता है और जब इस तरीके से आरजेडी की हार होती है कि सिर्फ 25 सीट पर सिमट जाती है, तो परिवार में इस पर में आपस में सब बैठ करके बात करते हैं और उसी बातचीत से ये पूछा जाता है कि जो पार्टी का चाणक्य खुद को कहता है, जो पार्टी की देखरेख कर रहा है, जो खुद को आगे रखता है, उसी से ये पूछा जाए। और यहीं से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गई है कि लालू प्रसाद यादव की जो बाकी बेटियां भी यहाँ थी, मीसा भारती को छोड़कर सब यहाँ से चली गई हैं, सब यहाँ से दिल्ली चली गई हैं, कल शाम को ही निकल गई। लालू प्रसाद यादव रोज सुबह टहलने के लिए गाड़ी से निकलते ज़रूर हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और परिवार का कोई भी सदस्य बात करने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप यादव भी खुद आगे नहीं आ रहे हैं। हाँ, कल उनके यहाँ एक समीक्षा बैठक ज़रूर थी, जिस समीक्षा बैठक में उन्होंने जो अपनी नई पार्टी बनाई है JJD, जनशक्ति जनता दल, उसकी हार की समीक्षा थी। समीक्षा के बाद उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आगे किया और उन्होंने कहा कि हम लोग बदला ज़रूर लेंगे। जो कुछ भी रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेने की कोशिश करेंगे और हम रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं। मतलब वो आरजेडी से अब उन्हें JJD में बुला रहे हैं, जनशक्ति जनता दल में। ये तेज प्रताप यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन जो कुछ भी कहा है रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में कि उन्हें ये कहा गया कि आप ससुराल चले जाइए, इसीलिए वो मुंबई जा रही हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि वो शायद सिंगापुर निकल जाएंगी, लेकिन वो सिंगापुर नहीं गई हैं, अभी इंडिया में ही है और मुंबई में है। और ये ज़रूर है कि आने वाले कुछ घंटे में, अगले कुछ घंटे में रोहिणी आचार्य फिर से कुछ ट्वीट कर सकती हैं। आकाश, अब 3 लोगों पे नजर है, लालू यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं और राबड़ी देवी क्या कहती हैं। लेकिन इन तीनों की चुप्पी बता रही है कि परिवार में घमासान मचा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, नजर बना के रखिए। आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। मंत्री परिषद बैठक में मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। नीतीश कुमार आज ही दे सकते हैं इस्तीफा। तो एक और शपथ ग्रहण की तैयारी और दूसरी ओर बातचीत जारी। तो नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं, इसके बाद चुना जाएगा। और बिहार में नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पहले एनडीए घटक दलों के विधायक दल की अब बैठक होगी, जो स्ट्रैटेजी है, और हर घटक दल चुनेगा अपना विधायक दल का नेता, जिसमें जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो अपने विधायक अपने दल का नेता चुनेगा। पार्टियों की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और बुधवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि फॉर्मूला क्या तय हो रहा है। बिहार कैबिनेट का जो फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक बड़ी बात यह है कि एनडीए में मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्री पद हैं और बीजेपी 15 से 16 मंत्री पद बीजेपी को जा सकते हैं। एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री। हम पार्टी मांझी की पार्टी 1 मंत्री पद मिल सकता है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा 1 मंत्री पद मिल सकता है। ये फॉर्मूला तय हुआ है। और बिहार को लेकर पीएम आवास पर बैठक हुई है। पीएम गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तीनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बैठक होने वाली है, आगे भी बातचीत रहेगी, एक बैठक हो भी चुकी है, किस तरीके से फॉर्मूला शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, साथ ही एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो गई है, तो दूसरी ओर इस्तीफा भी नीतीश कुमार जल्द ही दे सकते हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे क्योंकि अब नई विधानसभा का गठन हो चुका है। तो ऐसे में जब वो इस्तीफा देंगे तो गवर्नर उनसे कहेंगे कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक आप केयर टेकर सीएम के तौर पे काम करिए। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ पूरा एनडीए का जो मंत्रिमंडल है वो भी शपथ लेगा। और रही बात फॉर्मूले की, जैसा आपने फॉर्मूले को लेकर बताया,
परसों जो है अमित शाह के साथ संजय झा और ललन सिंह जो कि जेडीयू के नेता है उनकी मुलाकात हुई थी उसी फॉर्मूले को लेके। और कल रात में धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी थे उनके साथ अलग अलग चिराग पासवान ने मुलाकात की, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की और उसका जीतन मांझी ने मुलाकात की। इन सबको बता दिया गया है कि इनका जो प्रोपोर्शनेट सीटें हैं उनके आधार पर इनको मंत्रिमंडल में इनको भागीदारी हिस्सेदारी दी जाएगी। जो बताया जा रहा है कि जीतन मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक मंत्री पद मिलेगा, तो वहीं जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को 2 से 3 जो मंत्री पद मिल सकते हैं। अब लड़ाई जो है, अब जो मांग ये है कि मलाईदार पोस्ट की, क्योंकि जो भी सहयोगी दल है वो चाहते हैं कि सीटों की उनको मंत्री पद भले कम मिल रहा है प्रोपोर्शनेट में, लेकिन उनको अच्छा महकमा मिले, ऐसा महकमा मिले जो कि अपने कार्यकर्ताओं को और वहाँ जो उनका वोट बैंक है उसको मैसेज दिया जा सके। तो ऐसे में जो बैठकें होनी लगभग हो चुकी है और जैसा कि आपने बताया कि शपथ ग्रहण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो बेसिकली एनडीए की एकजुटता का संदेश देने के लिए होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें एनडीए के सभी नेता, सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कैबिनेट के मंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक मैसेज होगा कि एनडीए एकजुट है और एनडीए की एकजुटता के चलते ये जीत मिली और आगे भी एनडीए एकजुट रहेगा। बिल्कुल, एनडीए की प्रचंड जीत बताते हैं आनंद कि एनडीए एकजुट है और बिहार में ये करिश्मा करके दिखाया है दोबारा। अब बाकी जो दल हैं उनको उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। अब देखना होगा संभावनाएं जिस तरह से जताई जा रही है, जैसे आनंद बता रहे थे, क्या इसी फॉर्मूले पर सहमति बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये तफसील से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए।